नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। बाकी खबरों की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो इराक से आया है। असल में तेहरान इंटरनेशनल हवाई अड्डे से कई सारी फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई हैं और इन्हीं में से एक फ्लाइट तेहरान से गई इराक बगदाद में। और बगदाद में जब यह फ्लाइट उतरी तो लोगों का किस तरह से स्वागत किया गया वो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। दरअसल इस पूरी जंग के दौरान ईरान और इराक के बीच में एक नए तरह का रिश्ता बना है। इराक को आज़ाद कराने का काम किया है ईरान ने। आज की डेट में इराक से अमेरिका की ज़्यादातर सेना जा चुकी है, नाटो पूरी तरह से जा चुकी है और शायद इसीलिए इराकियों ने इस तरह से खुशी का इजहार किया ईरान से जो लोग आए हुए हैं उनका स्वागत करके। अब चलते हैं खास खबर की तरफ। खास खबर ब्रिक्स के मुताल्लिक है। आप जानते हैं कि भारत इस समय ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है और आप ये भी जानते हैं कि ईरान पर जब अटैक हुआ तो ब्रिक्स की तरफ से वैसा बयान नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उम्मीद ये थी कि ईरान पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर इजराइल और अमेरिका की मजम्मत करते हुए एक बयान, कड़ा बयान ब्रिक्स की तरफ से आएगा, लेकिन इस तरह का कोई बयान नहीं आया। कहा यह गया कि चूंकि भारत लीडर है ब्रिक्स का, इसलिए इस तरह का बयान नहीं आ पाया। भारत इस तरह का बयान जारी करने के पक्ष में नहीं था। अब जो यह खबर आई है वो इजराइल और गजा को लेकर है। अभी नई दिल्ली में 11 ब्रिक्स के 11 मेंबर कंट्रीज का एक अधिवेशन हुआ, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में या तो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे या खास किसी को जो भेजा गया था, विशेष जो दूत भेजे गए थे वो थे, और ये 11 अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस मीटिंग का लेकिन कोई बयान जारी नहीं हुआ। होता यह है कि जब इस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद एक बयान जारी होता है। इस तरह का कोई बयान जारी नहीं हुआ। द हिंदू ये रिपोर्ट कर रहा है कि बयान इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और भारत मैं बार बार कह रहा हूं प्रेसिडेंट है ब्रिक्स का, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बयान को हल्का करने की बात कर रहे थे। इजराइल की मजम्मत बहुत हल्के शब्दों में करने की बात कर रहे थे, यानी पूरे बयान को नरम करने की, माइल्ड करने की कोशिश हो रही थी, जिसका बाकी जो 10 मुल्क थे उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। दरअसल इंडिया काफी टाइम से इस तरह के बयानों में टू नेशन सोल्यूशन के बाद, जो टू नेशन सोल्यूशन दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, जिसके बाद ईस्ट जेरूसलम को, पूर्वी जेरूसलम को फलस्तीन की राजधानी बनना था, वो लिखने से बच रहा है। इसके अलावा भी कई चीजों से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बच रहा है। जैसे वेस्ट बैंक और लेबनान में जो इजराइल की कार्रवाइयां हैं उसकी मजम्मत करते समय इजराइल का इस्तेमाल करने की जगह कब्जा करने वाली ताकत जैसे इनडायरेक्ट शब्दों के इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। गजा और लेबनान पर बमबारी जो हो रही है उसकी आलोचना को भी थोड़ा माइल्ड करने की कोशिश की जा रही है, यानी आप कह सकते हैं इजराइल को शील्ड करने की कोशिश की गई, जिसका बाकी मुल्कों ने काफी जमकर विरोध किया। देखिए, यह बात बहुत कायदे से समझनी चाहिए कि भारत ट्रेडिशनल तरीके से फलस्तीन का समर्थक रहा। भारत ने हमेशा यूनाइटेड नेशन के 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है और उस 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत ईस्ट जेरूसलम जो है वो फलस्तीन में जाता है और फलस्तीन कह चुका है कि वो उसकी राजधानी बनेगा। तो ये बात अक्सर बयानों में कही जाती है, लेकिन इस बार द हिंदू ये बता रहा है कि बातचीत में ये वाला मामला शामिल करने से भारत ने इनकार कर दिया। कहा यह जा रहा है कि एक जो डिप्लोमेट आए थे उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, शर्त रखी कि मेरा नाम नहीं छापा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर चुका है। एक दूसरे डिप्लोमेट बताते हैं कि जनवरी 2026 में दिल्ली में जब भारत अरब लीग का शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय भी इस तरह के बदलाव किए गए थे और बयान को काफी माइल्ड किया गया था। बड़ी बात यह है कि 11 में से 10 मुल्कों ने इस बात की मुखालफत की और इसी वजह से कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं आ पाया। जैसा मैंने कहा कि होना यह चाहिए था कि इसके बाद एक लेटर आता, एक प्रस्ताव जारी होता कि हमने ये बात की, हम इस बात पर सहमत हुए, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसका मतलब कोई सहमति नहीं बनी और हमारे लिए चिंता की बात यह है कि 11 मुल्कों में हिंदुस्तान अकेला पड़ गया, बाकी 10 मुल्क एक साथ खड़े हुए और हिंदुस्तान अकेला पड़ा। यह अपने आप में आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी का एक बड़ा फेल्योर है। अब देखिए, अगली जो मीटिंग होनी है वो मीटिंग 14-15 मई को होने वाली है। ये जो मीटिंग हुई है ये 23-24 अप्रैल को हुई है। अगली मीटिंग जो होने वाली है 14-15
मई को होने वाली है और इसके बाद ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होगा जिसमें अगला प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो 10 और 11 सितंबर को होगा। अब ये जो अगली मीटिंग होनी है उसमें फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और रूस, चीन, मिस्र और ब्राजील सहित कई सारे मुल्कों ने यह कंफर्म कर दिया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स इस मीटिंग में आ रहे हैं। अब इसका पूरा मानी क्या है? दरअसल आप जानते हैं ईरान वार के ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे और इजराइल में भी उन्होंने जो भाषण दिया उसमें गजा का कहीं नाम नहीं लिया, फलस्तीन का कहीं जिक्र नहीं किया और कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। उसके बाद ईरान के साथ वार शुरू होता है, खामनेई साहब पर हमला होता है, खामनेई साहब शहीद होते हैं और उस पर भी हिंदुस्तान ने चुप्पी बनाए रखी। मीनाब की बच्चियों पर हमला हुआ, 160-65 बच्चियां मारी गई, उस पर भी इंडिया ने चुप्पी बनाए रखी। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी जी का बयान आया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खामनेई साहब की शहादत के बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी गए हुए थे लेकिन कोई मिनिस्टर नहीं गया था। मिनिस्टर फाइनली गए जब चहल्लुम मनाया गया, तब एक मिनिस्टर गए थे। वो पहली बार था कि भारत की तरफ से कोई पॉलिटिकल लीडर खामनेई साहब को श्रद्धांजलि देने गया हुआ था। जहां तक फलस्तीन का मसला है, मैंने आपको बताया कि रवायती तौर पर फलस्तीन के साथ हिंदुस्तान खड़ा रहा है आज़ादी के बाद से ही, और 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि फलस्तीन भी एक खुद मुख्तार मुल्क बने और इजराइल भी एग्जिस्ट करे, इस बात का समर्थक रहा है। जबकि आप जानते हैं अरब की कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं, खासतौर पर ईरान, जो 1 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी इजराइल वहां से खत्म हो जाए, इजराइल वहां से चला जाए, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन रहे। हिंदुस्तान ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की है और यूरोप वगैरह के भी ज़्यादातर मुल्क जो है जो फलस्तीन को मान्यता देते हैं वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करने वाले मुल्क, चाहे वो वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा हो, चाहे फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल के लगातार अटैक हो, चाहे गजा के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी मजम्मत करते रहे हैं अक्सर, और हिंदुस्तान भी इंटरनेशनल मंचों पर लगातार मजम्मत करता रहा है। लेकिन अगर ब्रिक्स की मीटिंग के बारे में हिंदू की यह खबर सच है तो यह भारत के स्टैंड में बहुत बड़ा बदलाव है और यह दिखाता है कि भारत धीरे धीरे इजराइल की तरफ जा रहा है। और ऐसे में मुझे याद आता है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें ग्रीस शामिल होगा, जिसमें यूएई शामिल होगा और भारत शामिल होगा। यानी इजराइल के साथ भारत कहीं ना कहीं गठबंधन में जा रहा है, वो इस बात से समझ में आ रहा है। अब देखिए ब्रिक्स जो बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो ब्रिक्स बना था ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक आप कह सकते हैं ग्रुप था जो यूएस हेजीमनी इस तरह की चीज़ों की मुखालफत करता था। लेकिन इधर पिछले कई दिनों से देखा गया है और कई लोगों ने ये बात कही है कि हिंदुस्तान, इंडिया जो है वो ब्रिक्स के अंदर कमज़ोर कड़ी बन रहा है, जिसकी वजह से ब्रिक्स बहुत सारे मसलों पर वैसा स्टैंड नहीं ले पा रहा है जैसा स्टैंड वो पहले लिया करता था। भारत की भी शिकायतें हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, उस समय भी चाइना, रशिया वगैरह ने भारत के साथ उस तरह से स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से स्टैंड भारत को लेने की उम्मीद रही होगी। इन लोगों ने पाकिस्तान की सीधी मजम्मत करने की जगह जंग खत्म करने और इस तरह की बातें की। ये भारत की भी अपनी नाराजगी हो सकती। लेकिन कुल मिलाजुलाकर मामला ये बन रहा है कि इन वजहों से कहीं ना कहीं हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। क्वाड बना था, अब क्वाड का कोई खास मतलब रह नहीं गया। क्वाड की आखिरी मीटिंग में क्या हुआ है किसी को पता नहीं और क्वाड का कोई खास मान ही नहीं रह गया। सार्क खत्म हो गया जिसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, बांग्लादेश, भूटान और बाकी जो इधर की कंट्रीज है, नेपाल था उसमें। ये सार्क पूरी तरह से खत्म हो गया। सार्क की आखिरी मीटिंग कब हुई है किसी को याद नहीं। तो सार्क खत्म हो गया, क्वाड का कोई खास मतलब नहीं है। और अगर ब्रिक्स के अंदर भी हम लगातार अकेले पड़ते जाएंगे तो जो हमारा एक सपना था या जो हमारा एक एम था लीडर बनने का, साउथ का लीडर बनने का, वो धीरे धीरे बिखरता चला जा रहा है क्योंकि चाइना का असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और हम लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के हमारे देश भी चाइना के करीब ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि गजा पर आखिर अल्फाज बदल के क्या मिलना है। जाहिर तौर पर आप जानते हैं, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो या इस तरह के जो पश्चिमी मीडिया हैं, वो इस तरह का काम करते हैं कि लेबनान के ऊपर अटैक हो गया लेकिन किसने अटैक किया नहीं बताएंगे। गजा में 12 बच्चे मारे गए लेकिन किसने मारा ये नहीं बताएंगे। तो वो इजराइल को शील्ड करने का काम करते हैं और उनमें से बहुत सारों की जो मिल्कियत है वो इजराइल के पास है।
लेकिन हिंदुस्तान हमेशा गजा के साथ स्टैंड लेता रहा है। ये स्टैंड क्यों बदला जा रहा है, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। हिंदू की खबर आई है, अभी कहीं से भारत सरकार ने कोई डिटेल नहीं दी है। भारत सरकार की डिटेल आएगी तब हम समझ पाएंगे कि इस तरह का फैसला क्यों लिया जा रहा है। आपने वीडियो देखी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपने कमेंट्स में बताना है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है, हमारे लिए तो नहीं है, इंडिया वालों के लिए ही है। ऊल फलूक भागते रहते हैं, कभी कुछ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर लेते हैं, कभी कुछ शुरू हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। बहुत ज़्यादा तन्हाई करना है, पाकिस्तान की चाह रहे थे, तनहा खुद होते जा रहे हैं। ट्रंप भी इन पे जुमले कस रहा है, सारी दुनिया इन पे जुमले कस रही है। दुनिया को समझ आ चुकी है कि ये असल में इंडिया झूठा है।